वित्त के स्रोत, सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन वित्त क्या है, वित्त का अर्थ क्या है, वित्त की परिभाषाएं, वित्त की आवश्यकता, महत्व और पूंजी का वर्गीकरण, इसके बारे में अध्ययन करके अपन निष्कर्ष निकालेंगे। वित्त प्रत्येक व्यवसाय संस्था के जीवन धारा है। वित्त प्रत्येक व्यवसाय संस्था की जीवन धारा है। कुछ लोग इसी व्यवसाय का जीवन रक्त भी कहते हैं। कुछ अन्य लोगों का विचार है कि वित्त वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक संसार घूमता है। किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर वित्त की महत्ता को प्रकट करे, महत्ता में अंतर नहीं पड़ता है। वित्त का व्यवसायिक संस्था के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसाय संस्था की स्थापना से लेकर उसका अंत होने के बाद तक वित्त का महत्व है। व्यवसाय संस्था की प्रत्येक क्रिया पर, जैसे परिवर्तन, यंत्र, सामग्री, श्रम वितरण, व्यवसाय के विस्तार एवं विकास पर वित्त की ही आवश्यकता होती है। इस वित्त व्यवस्था पर ही संपूर्ण व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। वित्त का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंस। सामान्यतः व्यवसायिक संदर्भ में वित्त से तात्पर्य पूंजी से लगाया जाता है, किंतु विषय के विद्वानों ने वित्त शब्द को तकनीकी रूप में भी परिभाषित किया है। F.W. पेस के अनुसार मुद्रा का उपयोग करने वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्त से आशय मुद्रा की उस समय उपलब्धि से है जब उसकी आवश्यकता हो। प्रोफेसर S.C. कुच्छल के अनुसार वित्त एक प्रक्रिया है जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है। हार्वर्ड तथा उपटन के अनुसार वित्त को नगद तथा साख या ऋण की व्यवस्था से संबंध एक ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में अथवा कि संगठन के प्रशासनिक कार्यों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संगठन को उसके उद्देश्यों की यथासंभव प्राप्ति के लिए आवश्यक सेवा प्रदान कर सके। हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में, वित्त से तात्पर्य उस नगद या ऋण राशि की व्यवस्था से है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। वित्त की आवश्यकता या महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। वित्त व्यवसाय का आधार है। इसके अभाव में किसी व्यवसाय को संचालित नहीं किया सकता। संचालित करना तो दूर की बात, उसको शुरू भी नहीं किया जा सकता। उसके बारे में योजना भी तैयार नहीं की जा सकती। छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के व्यवसाय को प्रारंभ करने में पूंजी प्राथमिक आवश्यकता है। मानव शरीर में रक्त का जो स्थान है, ठीक वही व्यवसाय रूपी शरीर में भी वित्त का महत्व है। वित्त व्यवसाय का जीवन रेखा, लाइफ लाइन है। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि पूंजी वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा पूंजी वह दूरी है जिसके पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। संक्षेप में वित्त के महत्व को निम्नलिखित कुछ शीर्षकों में स्पष्ट किया जा सकता है। वित्त का महत्व कुछ शीर्षक है, कुछ पॉइंट है। पहला है व्यवसाय का आधारभूत साधन। वित्त व्यवसाय का आधारभूत साधन है। इस साधन के अभाव में व्यवसाय का संचालन भी असंभव है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा है कि वित्त उद्योग में वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों को चिकनाई देने वाला तेल, हड्डियों के लिए मज्जा तथा नाड़ी के लिए रक्त। इस प्रकार स्पष्ट व्यवसाय रूपी शरीर के लिए वित्त उसका जीवन रक्त है, जिसके बिना उसकी जीवनचर्या चल ही नहीं सकती है। इसके बिना व्यवसाय निष्प्राण हो जाएगा। दूसरा, व्यवसाय की परियोजना निर्माण के लिए। व्यवसाय का जन्म व्यवसाय की परियोजना के निर्माण के बाद ही होता है। परियोजना तैयार करने में अनेक सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती है तथा पूर्वानुमानों के अनेक विवरण तैयार करने पड़ते हैं। इन सब कार्यों को वित्त के बिना पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। तीसरा, व्यवसाय संगठन की स्थापना। व्यवसाय संगठन स्थापना करने के लिए अनेक आधारभूत साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कार्यालय स्थापित करने, उसमें आवश्यक कार्यालय सामग्री उपकरण लगाने में वित्त की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात संगठन के प्रारूप, कंपनियां साझेदारों के पंजीयन कराने, विभिन्न कानूनों के अधीन लाइसेंस तथा अनुमति प्राप्त करने आदि में भी धन की आवश्यकता पड़ती है। इनके अतिरिक्त कार्यालय में प्रारंभिक कार्यों करने के लिए कुछ कर्मचारी की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। उनके वेतन आदि के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन की स्थापना की प्रारंभिक कार्रवाई में भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए। व्यवसाय का उद्योग के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता
पड़ती है। व्यापारिक संस्थान की दशा में आधारभूत ढांचे के लिए विशेष धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कारखानों के लिए भूमि क्रय करने या पट्टे पर लेने, भूमि पर कारखाना या छाया का निर्माण करने, उसमें कच्चे पक्के माल की सुरक्षित रखने के लिए स्थान का निर्माण करने, विद्युत, जल, टेलीफोन आदि की व्यवस्था करने में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्थायी व कार्यशील दोनों प्रकार की पूंजी आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक इकाई के लिए उत्पादन की मशीन खरीदने, उन्हें स्थापित करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कच्चे या तैयार माल को क्रय करने, कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय तथा कारखाने के दैनिक खर्चों आदि के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता सभी प्रकार के व्यय संगठनों में पड़ती है। अतः स्थायी व कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, विपणन कार्यों के लिए। आधुनिक युग में विपणन कार्य भी पूंजी प्रदान हो गया है। विपणन कार्य केवल विक्रय कार्य नहीं है, बल्कि इसमें अनेक कार्य सम्मिलित है। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, मध्यस्थ नियुक्ति, माल का वितरण, परिवहन, भंडारण, विपणन, अनुसंधान जैसे अनेक कार्य विपणन कार्य के क्षेत्र में आते हैं। इन सब में भारी राशि के विनियोग की आवश्यकता होती है। मतलब उत्पाद बनाने से पूर्व से लेके उत्पाद बिक्री के बाद बिक्री उपरांत के बाद सेवा कार्य भी इसमें शामिल होता है। शोध विकास के लिए। आधुनिक व्यवसाय की सफलता के लिए शोध विकास, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, अपरिहार्य हो गया है। अतः इनके लिए तकनीकी यंत्र खरीदने, योग प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा उनके लिए योग्य वैज्ञानिक नियुक्ति करने में भी बहुत बड़ी राशि का आवश्यकता पड़ती है। ये राशि भी विनियोग के रूप में ही होती है, जिसका लाभ कई वर्षों तक उठाया जा सकता है। नेक्स्ट, विस्तार विविधीकरण के लिए। व्यवसाय या कारखाने विस्तार विविधीकरण के लिए भी नई मशीन खरीदनी होती है। इस दशा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बल्कि कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इस हेतु भी वित्त आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए। आधुनिक व्यवसाय की सफलता में अच्छे औद्योगिक संबंधों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण के लिए व्यवसाय को श्रमिकों, कर्मचारियों के हितों को भी सुरक्षित करना होता है। इस हेतु उनके लिए आवास, परिवहन, वाचनालय, खेलकूद, चिकित्सालय, बच्चों की शिक्षा आदि कल्याणकारी कार्य भी करने होते हैं। इनके अतिरिक्त उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि की व्यवस्था करनी होती है। इन सब के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इन सब पॉइंटों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वित्त व्यवसाय के प्रत्येक पहलू के लिए अनिवार्य है। इसलिए प्रोफेसर व्हीलर ने कहा है कि वित्त वह चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में व्याप्त है। ये विपणन, क्रय तथा सेवा की क्रियाओं को प्रभावित एवं सीमित करता है। अब है पूंजी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। पूंजी का वर्गीकरण निम्न दो आधारों पर किया जा सकता है: विनियोग के आधार पर स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अवधि के आधार पर दीर्घकालीन पूंजी, मध्यकालीन पूंजी और अल्पकालीन पूंजी। अब इनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है विनियोग के आधार पर वर्गीकरण। विनियोग के आधार पर पूंजी का वर्ग दो भागों में होता है: विनियोग के आधार पर स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। पहली है कार्यशील स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल। स्थायी पूंजी से आशी उस पूंजी से है जो व्यवसाय की स्थायी संपत्ति के क्रय के लिए विनियोग की जाती है। ये पूंजी व्यवसाय में काफी लंबी अवधि तक बनी रहती है। इस पूंजी को अचल पूंजी, ब्लॉक कैपिटल, अकार्यशील पूंजी, नॉन सर्कुलेटिंग कैपिटल आदि नामों से भी पुकारा जाता है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता प्राय दो प्रकार की संपत्तियों, प्रथम दृश्य, दूसरी अदृश्य संपत्तियों क्रय के लिए की जाती है। दृश्य संपत्तियों से तात्पर्य संपत्ति से जिन देखा या छुआ जा सकता है तथा जो मूर्त रूप में व्यवसाय में उपस्थित रहती है, जैसे भूमि है, वाहन है, यंत्र, मशीन आदि। अदृश्य संपत्तियों में उन संपत्तियों सम्मिलित करते हैं जिन देखा व छुआ नहीं जा सकता, बल्कि जिनका आभास केवल आभासी होता है। उदाहरण के रूप में ख्याति, पेटेंट, अधिकार आदि अदृश्य संपत्तियां हैं। दूसरी पूंजी का प्रकार कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों को निष्पादन के लिए भी पूंजी आवश्यकता होती है। ये पूंजी कच्चे माल के क्रय, मजदूरी, कर्मचारियों के वेतन, दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए आवश्यक होती है। इन कार्यों में लगाई जाने वाली पूंजी को ही कार्यशील पूंजी कहा जाता है। संक्षेप में हम ये कहते हैं कि व्यवसाय संस्था के दैनिक कार्यों की आवश्यकता के लिए विनियोजित पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है। इसी पूंजी को अल्पकालीन पूंजी, तरल पूंजी, चक्रशील पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। कार्यशील पूंजी गणना के संबंध में विद्वानों मतभेद है। प्रथम मत के अनुसार चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों का अंतर ज्ञात कर चालू पूंजी ज्ञात की जाती है। सूत्र में इसको इस प्रकार से चालू पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। इस मत में इसके समर्थक विद्वानों में हम लिंकन, स्टावेंस तथा सेलियर्स के नामों की गणना कर सकते हैं। द्वितीय मत के अनुसार चालू पूंजी की मात्रा चालू संपत्तियों की मात्रा के बराबर होती है। इस मत के प्रमुख समर्थक फील्ड, मालोड, बेकर, मीड आदि है।
कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी के अग्रत प्रकार है नियमित तथा स्थायी कार्यशील पूंजी, रेगुलर और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी कुल कार्यशील पूंजी का वह भाग है जो उपयोग संस्था में नियमित रूप से किया जाता है। कच्चे माल के क्रय, श्रमिकों के वेतन, मजदूरी, कार्यालय आदि आदि कुछ नियमित खर्चे हैं जो वर्ष भर होते ही रहते हैं। अतः इन कार्यों में लगाई जाने वाली पूंजी को नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं। मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, यह वह कार्यशील पूंजी है जिसकी आवश्यकता केवल किसी मौसम विशेष पर पड़ती है। उदाहरण के लिए चीनी मिल को गन्ने के लिए गन्ने की फसल आने पर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आटा मिल को गेहूं की फसल आने पर पूंजी की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार की पूंजी को मौसमी पूंजी कहते हैं, सीजनल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। विशिष्ट कार्यशील पूंजी, स्पेशल वर्किंग कैपिटल, विशिष्ट कारणों से जब चालू पूंजी की आवश्यकता पड़े तो वह विशिष्ट पूंजी विशिष्ट चालू पूंजी कहलाती है। उदाहरण रूप में हड़ताल व तालाबंदी हो जाने पर कुल स्थायी खर्चों को चुकाने के लिए माल विक्रय कम हो जाने पर मंदी काल में जब विशेष पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी पूंजी को विशिष्ट कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी की मात्रा को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, व्यवसाय की प्रकृति, दूसरा व्यवसाय का आकार, तीसरा उत्पादन क्रियाओं में लगने वाला समय, चौथा माल के विक्रय में लगने वाला समय, पांचवा विक्रय की शर्तें, छठा व्यवसाय में मौसमी प्रवृत्ति, नेक्स्ट तेजी या मंदी काल की स्थिति, नेक्स्ट बैंकों का संस्था के प्रति दृष्टिकोण, नेक्स्ट व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं और नेक्स्ट संस्था की वितरण व्यवस्था और लास्ट कच्चे माल के क्रय की शर्तें। इस प्रकार ये अनेक तत्व हैं जो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं कि कितनी कार्यशील पूंजी कब चाहिएगी, इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब अवधि के आधार पर वर्गीकरण, टाइम पीरियड के आधार पर कार्यशील पूंजी यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। पूंजी का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहली दीर्घकालीन पूंजी, दूसरी अल्पकालीन और तीसरी मध्यकालीन। पहली है दीर्घकालीन पूंजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल। दीर्घकालीन पूंजी वह पूंजी होती है जो व्यवसाय में बहुत लंबे समय के लिए विनियोजन की जाती है, अर्थात व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों में विनियोजित की जाती है। ऐसी पूंजी सामान्य व्यवसाय में संस्था के जीवन काल तक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में, जब तक संस्था का समापन नहीं हो जाता तब तक इस पूंजी को उठाया नहीं जाता। इस संबंध में यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि कार्यशील पूंजी का कुछ भाग भी सदैव ही दीर्घकालीन पूंजी रूप में ही हो सकता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक संस्था में न्यूनतम मात्रा में कच्चा माल या पक्के माल का स्टॉक, औजार, उपभोग्य वस्तुओं का स्टॉक सदैव रखना पड़ता है। यद्यपि इन वस्तुओं में विनियोजित राशि कार्यशील पूंजी की ही होती है, किंतु ये न्यूनतम कार्यशील पूंजी सदैव ही संस्था में बनी रहती है। इसलिए इस पूंजी को भी दीर्घकालीन पूंजी में ही सम्मिलित किया जा सकता है। दीर्घकालीन पूंजी प्राय अंशों, ऋणपत्रों आदि के निगमन से प्राप्त की जा सकती है। दूसरी है मध्यकालीन पूंजी। वास्तव में तार्किक रूप में पूंजी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन 2 प्रकार की होती है, किंतु पूंजी प्राप्त करने के समय के आधार पूंजी का एक और प्रकार बताया गया है जिसे मध्यकालीन पूंजी के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन पूंजी कुल पूंजी का वह भाग है जो उद्योग विस्तार या विकास के लिए प्राप्त किया जाता है। व्यवहार में मध्यकालीन पूंजी की गणना करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी संस्था न तो अपने चिट्टे में इस प्रकार का कोई विवरण करती है, न किसी विशेष प्रकार के से अन्य रूप में इस संबंध में आंकड़े ही प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन पूंजी आवश्यकता भी उद्योग में भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक उद्योग में समय के अनुसार भी मध्यकालीन पूंजी की मांग में अंतर पड़ सकता है। एक नई स्थापित होने वाली संस्था के लिए मध्यकालीन पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि 10-15 वर्ष पुरानी संस्था के लिए इस प्रकार की पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता हो सकती है। अल्पकालीन पूंजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल। अल्पकालीन पूंजी से तात्पर्य कार्यशील पूंजी से ही होता है। निम्न प्रकार के कार्यकलापों के लिए कच्चे माल, पक्के माल क्रय के भुगतान करने, मजदूरी, वेतन, बिजली, पानी, किराया आदि खर्चों का भुगतान करने के लिए पूंजी जुटानी पड़ती है। इसी पूंजी को अल्पकालीन पूंजी कहते हैं। विद्वान दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन पूंजी की अवधि के बारे में एक मत नहीं है। द कमेटी ऑन स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन वेस्ट बंगाल 1951 ने दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन पूंजी का समय निश्चित किया है। इस समिति के अनुसार 10 वर्षों से अधिक समय के लिए विनियोजित की जाने वाली पूंजी दीर्घकालीन पूंजी है एवं 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विनियोजित की जाने वाली पूंजी मध्यकालीन पूंजी है तथा 1 वर्ष तक की अवधि के लिए विनियोजित की जाने वाली पूंजी अल्पकालीन पूंजी होती है। विश्व के विभिन्न देशों में दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन पूंजी की अवधि भिन्न मानी गई है। इसी प्रकार पूंजी को अपन मोटे रूप से अवधि के आधार पर और विनियोग के आधार के आधार पर तो हो गई कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी, और समय के आधार पर या अवधि के आधार पर हो गई अल्पकालीन पूंजी, मध्यकालीन पूंजी और दीर्घकालीन पूंजी। जो 1 साल तक के लिए काम में ली जाती है वो अल्पकालीन पूंजी, जो कार्यशील पूंजी भी कहा जा सकता है,
और 2 से 5 वर्ष के लिए जो काम में ली जाती है वो मध्यकालीन पूंजी, और जो 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विनियोजित की जाती है वो दीर्घकालीन पूंजी कहलाती है। इस प्रकार ये पूंजी का वर्गीकरण किया जाता है। धन्यवाद।